हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मनी हाइस्ट के सीजन 1 के एपिसोड 2 को। तो वीडियो को एंड तक से देखना, आपको मजा बहुत आने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हाइस्ट की पूरी टीम पुलिस वालों पर गोलीबारी करके अगेन वापस रॉयल मिंट के अंदर जा चुकी थी। अब पुलिस वालों ने बैकअप के लिए स्वैट को भी बुला लिया था। और इसी के साथ अब सेकंड एपिसोड को शुरुआत होती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है इंस्पेक्टर रकेल, जो कि अपनी छुट्टियों के समय में अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि रकेल और साथ ही उसके हस्बैंड में बिल्कुल भी नहीं बनती और उनकी अनबन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब उनकी बेटी को कोर्ट में अपनी माँ यानी रकेल के साथ रहने का ऑर्डर दिया गया है। इन सभी की आपस में बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर रकेल को हेडक्वार्टर से कॉल आता है। अभी अभी स्पेन के रॉयल मिंट में कुछ लुटेरों ने वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की है, तो अभी कहीं भी वहाँ पर आ जाओ और वहाँ पर आकर उनसे निगोशिएट करने की कोशिश करो। बेसिकली रकेल एक निगोशिएटर होती है, जिसका काम होता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ चोरों के बीच में एक ऐसी तालमेल मिलाकर एक बात की जाए जिससे कि आम जनता को कोई भी नुकसान ना हो और साथ ही साथ वो सारे चोर भी पकड़े जा सके। वही हम दूसरे ओर देखते हैं कि अभी तक हाइस्ट को शुरू है, टोटल 8 घंटे बीत चुके हैं। वहीं पर डेन और अब टोक्यो पर गुस्सा होता है कि आखिर तुमने गोलियां क्यों चलाई, पुलिस वालों को जख्मी क्यों किया। तब वहाँ पर टोक्यो भी उससे लड़ने लगती है। वो कहती है कि क्या तुमने नहीं देखा उन्होंने रियो पर गोलियां चलाई थी। अब वहाँ पर बर्लिन कहता है कि तुम्हारी बैकफायर के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमने भी गोलियां चलाई थी, मगर तब हमने भी जमीन पर गोलियां चलाई थी, ना कि उन पुलिस वालों पर। अब तुम्हारी वजह से उनमें से 2 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं और किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकती है। तभी वो उन सभी के ट्रांसमीटर मांगकर उन्हें पानी में गिरा देता है और कहता है कि अब हम एनालॉग यानी वो सीक्रेट लाइन से बात करेंगे जो कि उस शिटपॉट से निकली होती है, जिससे कि वो डायरेक्ट प्रोफेसर से बात करके उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। वहीं पर बर्लिन प्रोफेसर से बात करता है और उन्हें टोक्यो और साथ ही साथ रियो के बीच का सारा कम्युनिकेशन बता देता है। और इस बात से प्रोफेसर को हालांकि बहुत बुरा लगता है, मगर वो उस मोमेंट पर उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता। अब वहाँ पर टोक्यो कैमरे में देखकर प्रोफेसर को ये बताती कि वो पुलिस वाले भी हमारे ऊपर ओपन फायर कर रहे थे। तब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप और अपने साथी को बचाने के लिए फायर अगेन करके उन्हें रोकने की कोशिश करी है। अगर हम वो नहीं करते तो वो हमें जान से मार देते, ये कहकर वो फोन रख देती है। वही दूसरी ओर अब हेडक्वार्टर्स के अंदर इंस्पेक्टर रकेल भी पहुंच चुकी होती है और तब वो जूनियर असिस्टेंट एंजल से वहाँ रिपोर्ट मांगती है कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। तो वो एंजल रकेल को बताता है कि रॉयल मिंट के अंदर 35 एम्प्लॉइज, 11 सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके साथ 17 स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं। और अभी तक हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग वहाँ पर 4 लूटर है जिनके पास गन्स है और उन्होंने उन सभी को बंदी बना रखा है। लेकिन तब वो एक बात बताता है कि मुझे लगता है कि उनकी टीम में 4 से ज्यादा बंदे हैं। सिर्फ 4 तो कितनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। वहीं पर रकेल एक प्लान बनाती है और वो वहाँ पर एक कैंप लगवा देती है और उन सभी को बोल देती है कि इस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी सेल फोन है, जितने भी कॉल्स आएंगे वो सभी हमसे होकर गुजरेंगे, चाहे वो किसी की भी कॉल हो। आप सभी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। जो लुटेरे उस रॉयल मिंट के अंदर है, अगर उनके पास कोई भी कॉल आएगा तो हम उन्हें ट्रैक करेंगे, साथ ही साथ उन्हें पकड़ेंगे और एक नई योजना बनाएंगे। वही दूसरी ओर रॉयल मिंट के अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन रियो के ऊपर बहुत गर्म होता है। आखिरकार तुमने प्रोफेसर को तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हारी गलती हम सबको ले डूबेगी। साथ ही साथ रियो को ये भी बताता है कि आज तक उसकी 5 शादियां टूट चुकी है और 5 बार उसका डिवोर्स हो चुका है। ये लड़कियां हमें हमेशा मरवाती है, कभी भी हमारी जिंदगी को खुशहाली से नहीं जीने देती है। और मैं तुम्हें बड़ा होने के नाते एक एडवाइस दे रहा हूँ कि उससे जितनी ज्यादा हो सके उतनी दूरी बना लो। इन्हीं बातों के साथ अब बर्लिन रियो को कहता है कि तुम्हें अब एक लड़की पर नजर रखनी जिसका नाम है एलिसन पार्कर। अब जाओ, हर वक्त उसके साथ रहना, बल्कि अगर उसे वॉशरूम जाना हो या फिर खाना खाना हो, तुम हर वक्त उसके साथ रहोगे। तभी वो वहां से चला जाता है और एलिसन के पास पहुंच जाता है और उसे कपड़े देता है और चेंज कर दो। जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है तब रियो अपने यादों में पहुंच जाता है। उसे वो पल याद आने लगते हैं जो उसने टोक्यो के साथ बिताए थे। उन 5 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान वो कई बार करीब आए, कई बार इंटीमेट भी हुए। यदि यही यादें बार बार याद आने लगती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस का हेडक्वार्टर है जहाँ पर रकेल रॉयल मिंट के अंदर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बर्लिन से बात करे जो कि अभी रॉयल मिंट के अंदर है, मगर तभी वो कॉल कनेक्ट कर देता है प्रोफेसर के साथ और वही प्रोफेसर अपनी वॉइस चेंज करके उनसे एक दूसरी आवाज में बात करने लगता है। उन दोनों के बीच में निगोशिएशन को लेकर बातचीत होती है। तब वहाँ पर प्रोफेसर रकेल को बताता है कि मुझे ब्राजील जाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके मेरी इन मांगों को पूरा कर दो। वो दोनों आपस में इस बारे में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर का प्लान तो कुछ अलग ही है। वो बातों में उन्हें उलझाकर उसका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनकी सुंदरता और साथ
साथ ही उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाने की भी बातें करता है और पूछता है कि आज आपने क्या पहना है। और बातों ही बातों में इंस्पेक्टर रकेल प्रोफेसर को कहती है कि और उनके पास जो एक हॉस्टेज है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन तब वहाँ पर प्रोफेसर कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, और ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। और इस डिस्कशन के बाद रकेल अब वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर तभी कर्नल उसका रास्ता रोक लेता है। और तब कर्नल उसे कहता है तब हमें निगोशिएशन से नहीं बल्कि दम से काम लेना पड़ेगा। रकेल कर्नल से कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो सभी हॉस्टेजेस को जान से मार देगा, इसलिए हमें उनकी बातें माननी ही पड़ेगी। और इन्हीं झगड़ों के कारण अब कर्नल भी अब उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, और वो रकेल और साथ ही उसके पति के बीच में चल रहे मतभेदों को भी सभी के सामने खोल देता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है रियो के ऊपर, जो कि एलिसन के ऊपर अपनी नजर बैठाए होता है। तभी वो अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग के दौरान वो सभी आपस में बैठकर अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। जबकि इस हाइस्ट को पूरी तरीके से कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा करने के लिए। तब डेनोर बताता है कि अगर मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया तो मैं क्लब कार खरीदूंगा जिसके अंदर ढिच्चिक ढिच्चिक काफी शानदार साउंड होगा। वही दूसरी ओर मॉस को कहता है कि इन पैसों के साथ में एक शानदार म्यूजिक एल्बम बनाऊंगा। वही बर्लिन कहता है कि इन सारे पैसों के साथ में एक वाइनरी खोलूंगा। और नायरोबी वहां पर कहती है कि वो एक एरोप्लेन खरीदेगी और इसी के साथ वो पूरे वर्ल्ड की सैर करेगी। इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन उन हॉस्टेजेस के बीच में आकर उन सभी को पानी, ब्लैंकेट्स और सैंडविचेस खाने को देता है और उन्हें सेम टू सेम अपनी जैसी रेड कलर की ड्रेस देता है और कहता है कि आपको ये कपड़े अभी चेंज करने होंगे। इन्हीं बातों के बीच में आर्थुरो अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि यहाँ पर काफी सारी लेडीज है, उन सभी को मेडिसिन की जरूरत है, तो क्या आप उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। वही दूसरी ओर बाहर बेस कैंप के अंदर एंजल और रकेल साथ में बात कर रहे होते हैं और वो बताता है कि सभी लोग आपस में किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उनकी बातों को ट्रैक कर सकते हैं। और इन्हीं सारी बातों की वजह से रकेल वहां से परेशान होकर बाहर निकल आती है और स्मोकिंग करने लगती है। और तभी उसे वहां पर बड़ी बड़ी सोल्जर्स की गाड़ियां आते हुए नजर आती है और वो समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर कर्नल का हाथ होगा। और वो अंदर आकर सीधा कर्नल से पूछती है कि आखिर ये बड़ी गाड़ियां और इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें क्यों बुलाया है। मैंने आपको मना किया था कि उनके ऊपर हमला करना खतरे से खाली नहीं है, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। जब कर्नल उसे बताता है कि ये पूरे हाइस्ट के अंदर एक लड़की फंसी है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, जो कि यूके की एम्बेसडर बेंजामिन पार्कर की बेटी है। वहां पर मौजूद लुटेरों को अगर इस बारे में कुछ भी पता लग गया, लेकिन अगर कल तक उन्हें ये खबर पता भी चल गई तो वहां पर एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि यूके की एम्बेसडर की बेटी है, तो उसके बदले में अपनी ब्लैकमेलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यूके को भी इस मामले में शामिल होना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि इस पेन के मामले में यूके बीच में आए, इसलिए मैं ऊपर से ऑर्डर ले लिया और आज ही रात एलिसन पार्कर को वहां से निकालना पड़ेगा। और दूसरी ओर सीन्स के साथ एक सीन और भी चल रहा होता है जहां पर प्रोफेसर अपनी क्लासेस के अंदर उन सभी को ये बताता है कि जब आर्मी सुबह 4 बजे आकर तुम सभी पर एक साइड से हमला करने की कोशिश करेगी, वो जरूर आएगी और एलिसन पार्कर को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यूके के एम्बेसडर की बेटी है। और अगर आर्मी वाले ने ऊपर आकर हमला कर दिया तो अपने काम में और भी ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लान हमने सेट किया है। हम उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है प्रोफेसर पर, जो कि अपने कैमरे के अंदर देख रहा होता है। और तभी स्पेशल स्वेट उस रॉयल मिंट के अंदर 4 अलग अलग जगहों से घुसने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो स्वेट पहुंचती है छत के ऊपर की तरफ और वहां पर नीचे जाने का रास्ता ढूंढती है। इस बात की इंफॉर्मेशन प्रोफेसर अब कॉल करके सीधा बर्लिन को भी देता है और बर्लिन अपने काम पर लग जाता है, जिनकी इन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखी होती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि छत के दरवाजे से अब पूरी फौज उस दरवाजे के अंदर कैमरा करके अपने कैमरे के अंदर से देखने की कोशिश करती है कि आखिर वहां पर कितने लोग मौजूद है। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर ने टीम को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है तो वहां पर वो ऑलरेडी एक मशीन गन के साथ मौजूद हो जाते हैं। और इस बात को कैमरे में प्रोफेसर भी देख रहा होता है और साथ ही साथ दूसरी ओर एंजल और उसके साथ रकेल भी इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में देख रही होती है। और तभी रकेल और एंजल डिसाइड करते हैं कि हम उस दरवाजे से अंदर नहीं जाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो उनको हमारे प्लान की भनक लग जाएगी और वो एलिसन को जान से मार देंगे और अभी ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो प्लान को यहीं पर अबॉर्ट कर देते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है इस पूरी कहानी की सबसे शानदार चोरी की। अभी यहाँ पर नायरोबी अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो उसने एम्प्लॉयज की बना रखी होती है, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज का नाम लेकर उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलती है और उन्हें कहती है कि अब आपका काम यही से शुरू होता है। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारे पास जो नए कागज के बंडल आए हैं और तुम
तुम अब इनसे धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दोगे और तुम जितने ज्यादा नोट छापोगी उतनी जल्दी हम तुम्हें यहाँ से रिहा कर देंगे। और मजे की बात ये है कि आपको इस काम के पैसे भी मिलेंगे। और इसी के साथ ही धड़ाधड़ पैसा छापना शुरू हो जाते हैं और सारी मशीन्स काम पर लग जाती है। वो हर घंटे 8 मिलियन से ऊपर पैसा छापना शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर सीन शिफ्ट हो जाता है रकेल पर, जो कि अपने ग्रास ऑटो में बैठकर अपनी माँ को कॉल कर रही होती है और उन्हें फोन करने की कोशिश करती है। तो उसे ये बताने की कोशिश करती है कि मिशन बहुत लंबा चलने वाला है। और इसी के दौरान उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और वहां पर हमें दिखते हैं प्रोफेसर, जो कि अपना फोन उन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे फोन से उनको फोन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉल कर लो। और इन दोनों की मुलाकात के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट कर देना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और हाँ, आप आपके रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी पसंद आए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।